हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज के इस वाली वीडियो से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सी लैंग्वेज के इफ प्रोग्राम्स को। तो अगर तो आपको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं पता तब तो ये आपके लिए परफेक्ट वीडियो होने वाला है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने का। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तब तो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि जो भी प्रोग्राम मैं आज करने वाला हूँ वो 12th क्लास की टेक्स्ट बुक के अंदर है और सारे के सारे प्रोग्राम्स हम लोग प्रैक्टिकली परफॉर्म करने वाले हैं। यहाँ पर मैंने एक इफ का प्रोग्राम राइट किया। ये प्रोग्राम यूजर से एक नंबर लेगा और अगर तो वो नंबर 40 या फिर 40 से ज्यादा होगा तो ये प्रोग्राम यूजर को बताएगा कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। तो ये एक इफ का प्रोग्राम है। इससे पहले हम इस प्रोग्राम को समझे, हम पहले समझ लेते हैं कि इफ क्या होता है। देखो, इफ एक स्टेटमेंट होती है सी लैंग्वेज के अंदर, उसको हम एक कंडीशन देते हैं। अगर तो वो कंडीशन ट्रू हो जाती है, मतलब सच हो जाती है, तो जो भी स्टेटमेंट हमने उस कंडीशन के नीचे लिखी होती है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। अब ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, ऐसे समझ लो। देखो, यहाँ पर ये एक इफ वाली स्टेटमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो दो लोग नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसे मान लो कि ये एक रूम के अंदर लोग हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक कंडीशन लगा दी कि इनमें से जो भी ब्यूटीफुल है ना उसको जाने दो और जो इनमें से अच्छा नहीं दिखता उसको यहीं पे रोक लो। तो यहाँ पर दो लोग हैं, एक थोड़ा सा ब्लैक है और दूसरा पिंक है, ठीक है। अच्छा यार, आप बोलोगे कि मैं रेसिज्म कर रहा हूँ, तो से नो टू रेसिज्म। तो यहाँ पर हम कंडीशन को चेंज कर देते हैं। ब्यूटीफुल हमारी कंडीशन नहीं होने वाली, तो यहाँ पर जो फीमेल है ना उसको जाने दो और जो मेल है भाई उसको पकड़ लो, ठीक है। यहाँ पर कंडीशन मैंने चेंज कर दी। तो यहाँ पर देखो, इन दोनों में से फीमेल कौन सी है। ऑब्वियसली यार, यहाँ पर इसके बड़े बड़े बाल हैं तो यही फीमेल है। तो इफ क्या करेगा, चेक करेगा भाई इन दोनों में से मेल कौन सा है और फीमेल कौन सी है। तो यहाँ पर से इफ जैसे ही चेक करेगा भाई ये फीमेल है तो इसको जाने देगा और इसको रोक लेगा। सेम यही काम करता है इफ स्टेटमेंट कि हम एक कंडीशन देते हैं इफ को। अगर वो कंडीशन सच हो जाती है तो वो उस स्टेटमेंट को नीचे चला देता है। अगर वो स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो वो कुछ भी नहीं करता। मतलब अगर ये दोनों के दोनों मेल होते तो ये दोनों को नहीं जाने देता। आई होप कि आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हमारा पहला प्रोग्राम है। अच्छा, प्रोग्राम को करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्रोग्राम का सेटअप कैसे कर सकते हो। मतलब अगर आप खुद से करना चाहो तो आपको यहाँ पर पहले तो इस वीडियो को देख के ना VS कोड को डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर फाइल के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है और आपको कोई सा भी नाम दे देना है। बट आपको यहाँ पर उसके एंड में .c जरूर राइट करना है, क्योंकि .c ना सी प्रोग्राम की एक्सटेंशन होती है। तो यहाँ पर मैं shahbaz.c नाम करके एक फाइल को क्रिएट करता हूँ। इंटर प्रेस करूंगा तो एक फाइल क्रिएट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको क्रिएट फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देखो हमारी एक न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है। आपको स्पेस नहीं देना है नाम लिखते वक्त, मतलब बिना स्पेस के आपको नेम राइट करना है और .c एंड में ज़रूर से राइट करना है। ओके, तो यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को ओपन कर लेते हैं जो हम कर रहे थे। तो यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है। तो अभी इस प्रोग्राम को समझते हैं कि हमें इस प्रोग्राम में करना क्या है और हमें इस प्रोग्राम को करना कैसे है, ठीक है। पहले तो देखो, ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें हम यूजर से एक नंबर लेंगे। अगर वो नंबर 40 या फिर 40 से ग्रेटर होगा तब हम ये वाला मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे कि कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, ठीक है। सिंपल प्रोग्राम है। ओके, तो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन हमें ये राइट करनी पड़ेगी, हैश इंक्लूड stdio.h। ये जो stdio.h है ना, ये एक लाइब्रेरी फाइल है और इसके अंदर ना कुछ फंक्शन स्टोर होते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो प्रिंट एफ वाला फंक्शन है और स्कैन एफ वाला फंक्शन है ना, ये stio.h के अंदर स्टोर है। तो जब तक हम लोग इस प्रोग्राम के अंदर इस वाली फाइल को ऐड नहीं करेंगे, मतलब stdio.h को नहीं ऐड करेंगे, तब तक हम लोग इन वाले फंक्शन को सही से यूज नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर तो हमें इन फंक्शंस को यूज करना है, मतलब प्रिंट ऐप या फिर स्कैन ऐप को अगर हमें यूज करना है तो हमें स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट वाली फाइल को जरूर से ऐड करना होगा। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट और इसे हम हेडर फाइल भी बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर इसके एंड में .h भी राइट किया हुआ है। तो अभी इस फर्स्ट वाली लाइन हैश इंक्लूड stdio.h का मतलब समझते हैं। मतलब कि हम अपने कंपाइलर को बोल रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट की जो फाइल है ना, मतलब stdio, उसको ना प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड कर दो। और हाँ, हमें मोस्टली प्रोग्राम के अंदर ना ये फर्स्ट वाली लाइन तो सेम यही राइट करनी पड़ती है। अच्छा, अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके पास ना एक और लाइन भी होगी इसके नीचे, हैश इंक्लूड conio.h, बट उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं उसे यहाँ पर यूज़ करूँगा ना तो VS कोड में एरर आ जाएगा। तो टेस्ट देते टाइम आप उसको राइट कर देना, बट यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर लिखने की उसे कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे है ना, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट एंड डिस्प्ले कंग्रेचुलेशन यू हैव पास, ये यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट राइट किया। मतलब जो भी हमारा प्रोग्राम था ना वो मैंने यहाँ पर राइट कर दिया, बट उसको मैंने कमेंट कर दिया है। अब कमेंट क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, जब भी हम दो फॉरवर्ड स्लैश को यूज करते हैं इस तरह से, नीचे देखो आप
तो हमारी ना स्टेटमेंट वो कमेंट हो जाती है। मतलब यहाँ पर हम जो कुछ भी राइट करेंगे ना वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। मतलब आप यहाँ पर जो कुछ मर्जी राइट करते रहो, चाहे आप गलत लिखो, कुछ भी करो, वो कंपाइलर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जब एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब इसके लिखने या लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब अगर आपका पूरा प्रोग्राम सही है ना और आपने यहाँ पर कमेंट में कुछ भी गलत वर्ड भी राइट किया हुआ, तब भी आपका प्रोग्राम के अंदर एरर नहीं आएगा। अब आप सोच रहे होगे कि जब इसके लिखने या ना लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता तब हम इसको राइट क्यों करते हैं। तो देखो, मान लो आप दो भाई हो और एक ही कंप्यूटर के ऊपर ना एक ही प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहे हो। अब एट अ टाइम एक ही बंदा कंप्यूटर को यूज कर सकता है ना। तो अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ चेंजिंग वगैरह या फिर उसको मॉडिफाई करते हो और मॉडिफाई करने के बाद आप बाहर चले जाते हो, तो तब आप सिंपली इस तरह से दो फॉरवर्ड स्लैश डाल के यहाँ पर राइट कर सकते हो कि भाई मैंने इतनी चेंजिंग कर दिया है, बाकी क्या आगे का काम तुम खुद संभाल लो। मतलब कमेंट्स को हम लोग मैसेज देने के लिए यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर ऊपर मैंने एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट राइट करके ना एक मैसेज दिया कि हम लोग इस तरह का ये प्रोग्राम राइट करने वाले हैं। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कमेंट्स क्या होता है। ओके, तो यहाँ पर ये जो नीचे है इसके इंट मेन, ये जो इंट मेन है ये ऐसे समझ लो कि हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है और ये भी आपको मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर राइट करना पड़ेगा। मतलब ये जो ये वाली कर्ली ब्रेसेस है ना, इससे पहले जो कुछ भी है ना वो आपको मोस्टली हर प्रोग्राम के अंदर ही राइट करना पड़ेगा। इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर वाली जो चीज है ना वो चेंज होती रहती है। इंट मेन के बाद हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, तो इस वजह से ना हम लोग इंट मेन के बाद एक कर्ली ब्रेसेस देते हैं और ये जो कर्ली ब्रेसेस होती है ना प्रोग्राम के एंड में जाके खत्म होती है। मतलब कि हम लोगों को पूरा का पूरा प्रोग्राम ना इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही राइट करना होता है। और अगर आप VS कोड के अंदर कर्ली ब्रेसेस को ऐड करोगे ना तो वो कभी भी एक ऐड नहीं होगी, मतलब दो ही ऐड होंगी, एक स्टार्टिंग वाली और एक एंडिंग वाली। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर दो ऐड हुई हैं। तो आप यहाँ पर सिंपली इंटर प्रेस करके ना आप अपना नीचे प्रोग्राम राइट कर सकते हो और एंडिंग वाली खुद ब खुद ही ऐड हो जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ऊपर स्टार्टिंग वाली है और नीचे एंडिंग वाली है। तो मैं फिलहाल इसको रेस कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये जो नेक्स्ट लाइन है ना इंट मार्क्स, तो यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने मार्क्स राइट किया है और उसकी डाटा टाइप है इंट। अच्छा, वैसे मैंने ना पहले ये सारी की सारी चीज़ें समझाई हुई हैं, तो अगर आपको ये चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर नहीं हो रही तो ऊपर ना आई बटन के ऊपर वीडियो का लिंक आ रहा होगा, मतलब पूरी सी लैंग्वेज प्लेलिस्ट का लिंक आ रहा है। उसके अंदर ना यही सारी चीज़ें एक एक करके एक्सप्लेन की हुई हैं, तो आप उसे देख सकते हो अगर आपको सही से समझ ना आए। तो अगर आप डायरेक्ट फर्स्ट टाइम यही वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर ना उन बेसिक चीज़ों को देख लो। बट यहाँ पर भी मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन कर देता हूँ फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक मार्क्स नाम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया है। और वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल एक मेमोरी होती है जिसके अंदर हम कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। अब उसके अंदर हम लोगों को स्टोर क्या करवाना है वो डिसाइड करती है उसकी डाटा टाइप। अब यहाँ पर मैंने इंट वाली डाटा टाइप यूज़ की हुई है। इंट वाली डाटा टाइप हम तब यूज करते हैं जब हमें ना कोई बगैर पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाना होता है, मतलब कि 0 1 2 3 4 5 इस तरह के नंबर को हमें अगर स्टोर करवाना हो ना तब हम इंट वाली डाटा टाइप को यूज करते हैं। मतलब अब यहाँ पर हम लोग ABC स्टोर नहीं करवा सकते, कोई पॉइंट वाला नंबर स्टोर नहीं करवा सकते या फिर कुछ और स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमने यहाँ पर इंट वाली डाटा टाइप यूज किया। तो इसका मतलब हम लोग सिर्फ नंबर ही स्टोर करवा सकते हैं बगैर पॉइंट वाले। तो इस मार्क्स के अंदर ना हम कोई सा भी नंबर स्टोर करवाएंगे। पहले मैं आपको ना इसको एक बार रन करके दिखाता हूँ। तो पहले हम लोग इसको सेव कर लेते हैं। अब रन कोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये आ गया इंटर योर मार्क्स। तो यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ, जैसे कि मान लो मैं 56 राइट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने 56 जैसे ही राइट किया तो यहाँ पर नीचे मैसेज आ गया कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। अब यहाँ पर ये जो मैंने 56 राइट किया था ना वो जाके उसने ना मतलब मेरे से 56 नंबर ले लिया और जाके ना इस मार्क्स वाले वर्ड के अंदर स्टोर कर दिया। तो हमने ये जो मार्क्स वाला वेरिएबल है ना ये इसीलिए क्रिएट किया था ताकि जो भी नंबर यूजर दे वो जाके इस मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। और हमने इंट इसलिए यूज किया ताकि यूजर ना नंबर ही दे, मतलब कोई वर्ड वगैरह ना डाल दे, जैसे वो स्पेलिंग में राइट कर दे 60 मतलब XIXTY, मतलब इस तरह का कोई नंबर राइट ना कर दे। तो इस वजह से हमने इंट वाली डाटा टाइप को यूज किया। और हाँ, जब भी हम वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब वेरिएबल को क्रिएट कर लें, जैसे यहाँ पर मैंने इंट मार्क्स करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया, उसके बाद हमें जरूर से सेमीकोलन लगाना होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप ध्यान में रखना, वरना इससे भी प्रोग्राम गलत हो जाता है। ओके, इसके नीचे है प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट। प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं जब हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना हो। जैसे यहाँ पर मैंने राइट किया प्रिंट एफ, फिर ब्रैकेट, फिर डबल कोट्स और उसके बाद मैंने यहाँ पर राइट किया इंटर योर मार्क्स।
तो ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, इनके अंदर हम जो कुछ भी राइट करते हैं ना, वो सारा का सारा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाता है। जैसे यहाँ पर राइट किया हुआ है इंटर योर मार्क्स, तो नीचे आप देखो यहाँ पर सबसे पहले यही आया था कि इंटर योर मार्क्स, फिर मैंने यहाँ पर अपने मार्क्स को इंटर किया। तो मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाने के लिए हम लोग यहाँ पर प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट को यूज करते हैं। और ये जो डबल कोट्स होते हैं ना, इसके अंदर जो भी वर्ड होता है वही प्रिंट होता है। मतलब अगर आप यहाँ पर प्रिंट एफ राइट कर दो और उसके बाद यहाँ पर आप मतलब ब्रैकेट भी डाल दो और यहाँ पर आप कुछ भी राइट कर दो, जैसे यहाँ पर मैं ये राइट कर देता हूँ, तो अगर आप यहाँ पर कुछ भी राइट कर दो तब आपके प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर डबल कोट्स यूज नहीं किए। आप देख भी सकते हो यहाँ पर रेड रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। तो ठीक है, मैं उसी को वापस से पेस्ट कर देता हूँ। तो स्क्रीन के ऊपर कुछ भी प्रिंट करवाना हो उसके लिए हम लोग प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट यूज करते हैं। और प्रिंट एफ स्कैन ऑफ हो गया, इसके बाद हम लोगों को जरूर से ना सेमीकोलन भी यूज करना होता है इसके बाद में। प्रिंट एफ हमने देख लिया, अब देखते हैं स्कैन एफ क्या होता है। देखो, यूजर से कोई भी नंबर या फिर वैल्यू लेने के लिए हम स्कैन एफ वाले फंक्शन को यूज करते हैं। जब मैंने प्रोग्राम को रन किया था ना, तो इंटर योर मार्क्स के बाद ना यहाँ पर कुछ भी लिखने का ऑप्शन आ रहा था, मतलब यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा था। इसका मतलब यहाँ पर हम कुछ भी राइट कर सकते हैं। वो राइट करने का ऑप्शन इस वजह से आ रहा था क्योंकि यहाँ पर मैंने स्कैन एफ वाले फंक्शन को यूज किया हुआ है। अगर मैं स्कैन एफ वाले फंक्शन को यूज ना करता तब ना यहाँ पर इंटर योर मार्क्स वाली स्टेटमेंट तो चल जाती, बट उसके सामने कुछ भी राइट करने का ऑप्शन ना आता। तो जब यहाँ पर कुछ राइट करने का ऑप्शन ही ना आता तो यहाँ पर मैं नंबर को कैसे राइट कर सकता था। तो इसका मतलब यूजर से कोई भी नंबर को राइट करने के लिए हम जिस फंक्शन को यूज करते हैं उसे स्कैन एफ बोलते हैं। तो जब भी आपको यूजर से कोई नंबर लेना होगा या फिर कुछ भी लेना होगा ना, तब आप इस स्कैन एफ वाले फंक्शन को यूज करना। ओके, तो यहाँ पर ये जो ब्रैकेट के अंदर राइट किया हुआ है ना %t, इसको हम फॉर्मेट स्पेसिफायर बोलते हैं। डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, मतलब जैसे %f, %d, डिफरेंट टाइप्स के इस तरह के फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं। और ये फॉर्मेट स्पेसिफायर ना हम ये इस डाटा टाइप के अकॉर्डिंग लिखते हैं, मतलब जो डाटा टाइप हमने स्टार्टिंग में राइट किया ना उसी हिसाब से यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर डालते हैं। तो जो इंट डाटा टाइप होती है ना उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। इस वजह से यहाँ पर मैंने %d राइट किया। अब %d ही क्यों राइट किया, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी यूजर वैल्यू एंटर करे ना वो एक होल नंबर हो, मतलब 0 1 2 3 ऐसा नंबर हो, मतलब पॉइंट वाला नंबर ना हो। इसी वजह से यहाँ पर मैंने %d राइट किया। डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट स्पेसिफायर के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, वो वीडियो भी आपको सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी, तो आप जाकर जरूर से उस प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लेना। उसके बाद यहाँ पर मैंने कोमा राइट किया और फिर मैंने यहाँ पर ये एड्रेस ऑपरेटर लगा के ना मार्क्स राइट कर दिया। मतलब ये जो एंड वाला जो सिंबल होता है ना, इसको हम एड्रेस ऑपरेटर बोलते हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये पता क्या करता है, जो भी हम लोग नंबर यूजर से लेते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैंने 56 लिया था, ये एड्रेस ऑपरेटर जो भी नंबर यूजर देता है ना उसको अपने सामने वाले वेरिएबल को दे देता है। मतलब कि जैसे यहाँ पर 56 राइट किया हुआ है ना, ये एड्रेस ऑपरेटर ये 56 इसके सामने जो भी राइट किया हुआ है ना उसको दे देगा। जैसे यहाँ पर इसके सामने मार्क्स राइट किया हुआ है तो ये 56 इस वाले मार्क्स के अंदर चले जाएंगे। मतलब सिंपल है, यूजर नंबर देता है, एड्रेस ऑपरेटर वो नंबर लेकर ना अपने सामने वाले वेरिएबल को दे देता है। हाँ, अगर हम इस मार्क्स के साथ थोड़ी बहुत छेड़छाड़ कर दें, मतलब यहाँ पर मार्क्स का एस हटा दें, तब यहाँ पर प्रोग्राम के अंदर एरर आ जाएगा, क्योंकि ये एड्रेस ऑपरेटर पूरे प्रोग्राम के अंदर चेक करेगा कि मार्क नाम करके वेरिएबल कहाँ पर है। यहाँ पर हमने कोई मार्क नाम करके वेरिएबल क्रिएट किया ही नहीं पूरे प्रोग्राम के अंदर, तो इससे कोई भी मार्क नाम करके वेरिएबल मिलेगा ही नहीं। तो जब ये मार्क्स को वैल्यू ही नहीं देगा तो हमारा प्रोग्राम आगे कैसे चलेगा। तो इस वजह से ना आपको स्पेलिंग की छोटी से छोटी ध्यान रखना पड़ता है कि मतलब कोई आप गलती तो नहीं करे। तो यहाँ पर अगर आपने मार्क्स राइट किया ऊपर, तो यहाँ पर नीचे भी आपको मार्क्स ही राइट करना होगा। अगर आप ऊपर थोड़ी बहुत छेड़छाड़ करते हो तो आपको नीचे भी उसी के अकॉर्डिंग राइट करना होगा, सही है। उसके बाद आपको यहाँ पर सेमीकोलन को लगा देना है। और हाँ, यहाँ पर ये जो स्कैन एफ वाली स्टेटमेंट होती है, मतलब स्कैन एफ वाले फंक्शन के अंदर जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है ना, सिर्फ उसके बाहर हम लोग डबल कोट्स को यूज करते हैं। मतलब प्रिंट एफ की तरह पूरी स्टेटमेंट के बाहर डबल कोट्स को यूज नहीं करते, सिर्फ जो फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है उसके बाहर हम लोग डबल कोट्स को यूज करते हैं। उसके बाद हम कोमा यूज करते हैं और फिर यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा के आगे वेरिएबल को राइट कर देते हैं। एक बार मैं फिर से आपको स्कैन एफ वाले फंक्शन को समझा देता हूँ। तो देखो, ये जो इंट है उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज किया। मतलब यहाँ पर इंट का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d, इस वजह से हमने यहाँ पर %d को राइट किया। फिर हमने कोमा लगाया, फिर हमने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर को यूज किया ताकि जो भी यूजर वैल्यू देना वो इस सामने वाले इस वेरिएबल के अंदर आ जाए।
तो इस वजह से हमने यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा के ना आगे उस वेरिएबल का नाम लिख दिया जिसके अंदर हमें वैल्यू को डालना है। तो हमें वैल्यू डालनी थी मार्क्स के अंदर, तो इस वजह से ये 56 मार्क्स के अंदर चला गया। ओके, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर हमारी इफ वाली कंडीशन है, मतलब जिसके ऊपर हमारा पूरा प्रोग्राम बेस करता है। इफ वाली कंडीशन को राइट करना बहुत सिंपल, आपको पहले इफ राइट करना होगा, फिर स्पेस देके आपको ब्रैकेट दे देनी है और ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन लगा देनी है। अब कंडीशन क्या लगानी है उसके लिए हमें प्रोग्राम को समझना होगा। कंडीशन बहुत ज्यादा सिंपल है कि अगर नंबर 40 या फिर 40 से ज्यादा हो तो यहाँ पर कंग्रेचुलेशन यू हैव पास को प्रिंट करवा दो। यहाँ पर मैंने सिंपली राइट कर दिया कि मार्क्स अगर ग्रेटर हो, ये ग्रेटर का सिंबल है और आगे इक्वल का साइन है, मतलब अगर मार्क्स ग्रेटर हो या फिर इक्वल हो 40 के, तो नीचे मैंने राइट कर दिया कि प्रिंट ऑफ कंग्रेचुलेशन यू हैव पास। अब ये इफ वाली स्टेटमेंट क्या करेगी, अगर ये वाली कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो इसके नीचे जो भी हम स्टेटमेंट राइट करते हैं ना वो प्रिंट करवा देते हैं ये इफ वाली स्टेटमेंट। मतलब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाती है तो नीचे वाली जो भी स्टेटमेंट होगी ना वो इफ वाली कंडीशन प्रिंट करवा देगी। अब यहाँ पर मार्क्स को ये मत समझ लेना कि ये एक इंग्लिश का वर्ड है, नहीं भाई, ये एक नंबर है। वो नंबर क्या होगा, वो यूजर इंटर करेगा। देखो यहाँ पर मैंने मार्क्स नाम करके एक वेरिएबल को क्रिएट किया था ना, तो जब मैंने इसको क्रिएट किया तब इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं थी, तो फिर मैंने स्कैनफ वाला एक फंक्शन लगाया ताकि यूजर इस मार्क्स के अंदर कोई वैल्यू को डाल सके। तो यूजर ने इसके अंदर डाल दिया 56। अब यहाँ पर ये जो मार्क्स था ना, अब इसके अंदर वैल्यू चली गई 56। वो 56 वैल्यू अब यहाँ पर आ गई। इन सिंपल वर्ड यहाँ पर मार्क्स नहीं लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो यहाँ पर 56 लिखा हुआ है। अच्छा, अब जरा इस इफ वाली कंडीशन को देखो कि अगर 52 40 के बराबर या फिर 40 से बड़ा है तो नीचे जो प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट है उसको चला दो। तो 52 ऑब्वियसली 40 से बड़ा ही है ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये नीचे कंग्रेचुलेशन यू हैव पास वाली स्टेटमेंट चल गई। तो मतलब सिंपल है, यहाँ पर हमने सिर्फ एक इफ वाली कंडीशन लगाई है। और हाँ, इफ वाली जो कंडीशन होती है उसके एंड में हम कोई भी सेमीकोलन नहीं लगाते। और यहाँ पर मैंने नीचे अलग से 2 कर्ली ब्रेसेस भी लगा दिए, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, अगर नहीं लगाना चाहते तब भी एरर नहीं आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती तब यहाँ पर हमें कर्ली ब्रेसेस को लगाना पड़ता, बट ये आगे का टॉपिक है तो फिलहाल ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। और यहाँ पर ये जो लास्ट में रिटर्न 0 है ये बताता है कि हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट हो चुका है, मतलब बगैर किसी एरर के। और ये जो रिटर्न 0 है ये भी तकरीबन आपको सभी प्रोग्राम के एंड में लिखना पड़ेगा। रिटर्न राइट करना, फिर आपको स्पेस देनी है, 0 राइट करना और उसके बाद सेमीकोलन लगा देना है और फिर लास्ट में आपको कर्ली ब्रेसेस लगा देनी है और आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो जाएगा। एक बार इस पूरे प्रोग्राम को फिर से देख लेते हैं। ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम है तो इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आगे के प्रोग्राम समझने में आपको आसानी रहे। आगे के प्रोग्राम तो हम 2 मिनट में कर लेंगे एक प्रोग्राम। ओके, तो अब हम इस ऊपर वाली कर्ली ब्रेसेस से लेकर ना इधर वाली कर्ली ब्रेसेस तक इस प्रोग्राम को देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स नाम करके एक वेरिएबल क्रिएट किया ताकि इसके अंदर कोई जो भी यूजर मतलब नंबर देगा ताकि इस वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो। फिर मैंने यहाँ पर नीचे स्कैनफ वाला फंक्शन लगाया ताकि हम यूजर से वैल्यू ले सकें। फिर यहाँ पर मैंने एक एड्रेस ऑपरेटर लगाया ताकि ये जो वैल्यू यूजर देगा ना वो जाके ना इस मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाए। यूजर ने इंटर किया यहाँ पर 56, वो 56 यहाँ पर इस मार्क्स वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने इफ वाली कंडीशन लगाई और इफ वाली कंडीशन में जो भी नंबर यूजर ने इंटर किया था ना, मतलब जो भी मार्क्स के अंदर पड़ा था वो यहाँ पर आ गया। फिर आगे हमारी ये कंडीशन थी कि अगर मार्क्स 40 के बराबर या फिर 40 से ग्रेटर हो तो नीचे कंग्रेचुलेशन यू हैव पास इसको प्रिंट करवा देना। तो मार्क्स 56 से और नंबर जो हमारा था वो 40 था, तो 56 40 से ग्रेटर था, इस वजह से यहाँ पर कंग्रेचुलेशन यू हैव पास प्रिंट हो गया। बहुत सिंपल है ना। अगर फिर भी कुछ स्पेसिफिक चीज समझ नहीं आ रही तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके, तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम के ऊपर चलते हैं जो कि है हमारा 2 मतलब 11.2 आई गेस बुक के अंदर। ऑलराइट, ये हमारा सेकंड वाला प्रोग्राम है। इसके अंदर हमें कहा गया कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाओ जो कि यूजर से 2 नंबर ले और ये फाइंड करे कि जो सेकंड नंबर यूजर ने इंटर किया ना वो फर्स्ट नंबर का स्पेयर है या नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर यूजर से नंबर लेने की बात आ गई। मतलब जब भी यूजर से नंबर लेना होगा ना तब आपको ये चीज माइंड में रखनी है कि हमें स्कैनफ वाला फंक्शन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि स्कैनफ वाला फंक्शन हम तभी यूज करते हैं ना जब हमें यूजर से नंबर लेना हो। मतलब जब भी इनपुट का वर्ड आ जाए तो समझ लेना कि हमें स्कैनफ वाला फंक्शन यूज करना है इस प्रोग्राम के अंदर। और ये जो नेक्स्ट वाली लाइन है कि फाइंड इफ सेकंड नंबर इज स्क्वायर ऑफ फर्स्ट,
इसका मतलब यह कि इसके अंदर थोड़ी बहुत मैथ यूज होगी, मतलब कि हमें थोड़ा बहुत ना मैथ का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बिल्कुल बेसिक लेवल की मैथ यूज होगी, इतनी भी ज्यादा वो नहीं है, आपको समझ आ जाएगी। ओके, तो यहाँ पर पहले की तरह हम लोगों ने फर्स्ट वाली लाइन सेम डाल दी, हैश इंक्लूड stdio.h, मतलब कि हमने यहाँ पर लाइब्रेरी फाइल को ऐड कर दी ताकि हम लोग printf scanf जैसे फंक्शंस को यूज कर पाए अपने प्रोग्राम के अंदर। और पता नहीं यहाँ पर मैंने इसको 2 बार क्यों राइट कर दिया, इसको मैं स्किप करता हूँ, एक बार रेस कर देते हैं। और सेम वही यहाँ पर सेकंड लाइन में यहाँ पर मैंने इंट मेन राइट कर दिया। असल प्रोग्राम हमारा यहाँ पर इस कर्ली ब्रेसेस से लेकर इस कर्ली ब्रेसेस तक होने वाला है। तो यहाँ पर मैंने इस बार 2 वेरिएबल क्रिएट किए। फर्स्ट वाले वेरिएबल का नाम मैंने num1 राइट किया और सेकंड वाले का मैंने नाम राइट किया मतलब num2। अब ये मैंने 2 क्यों क्रिएट किए, क्योंकि हमें 2 यूजर से वैल्यू लेनी है ना। यहाँ पर ऊपर देखो, यहाँ पर ऐसा हमने प्रोग्राम बनाना है जिसमें यूजर 2 वैल्यू इंटर करे। अब मान लो यहाँ पर मैं सिर्फ एक ही वेरिएबल को क्रिएट कर देता, नीचे देखो यहाँ पर मैं क्रिएट करता इंट num1। अगर मैं इस एक वेरिएबल को क्रिएट कर देता तो जो दूसरी वैल्यू यूजर इंटर करता वो कहाँ पर स्टोर होती। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने एक के बजाय 2 वेरिएबल क्रिएट किए ताकि यूजर 2 वैल्यू को इंटर कर पाए। तो इस तरह से मैंने 2 वेरिएबल क्रिएट किए। फिर यहाँ पर मैंने सिंपली राइट किया printf इंटर फर्स्ट नंबर। इन प्रोग्राम के अंदर ना जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो एकदम सीक्वेंस से होता है। ऐसा नहीं होता कि पहले सेकंड वाली स्टेटमेंट चल जाए, मतलब इंटर सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट चल जाए, फिर ये वाली चल जाए, फिर ये वाली, ऐसा नहीं होता। बल्कि जिस सीक्वेंस से मैंने स्टेटमेंट राइट किया ना उसी सीक्वेंस से चलेंगे। मैं एक बार आपको चला के भी दिखाता हूँ। पहले इसको सेव करते हैं, रन कोड करते हैं और यहाँ पर पहले वाले को रेज करते हैं, दोबारा से रन कोड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखो इंटर फर्स्ट नंबर आ गया। मान लो मैं इंटर करता हूँ, यहाँ पर 2 राइट कर देता हूँ, बल्कि 4 राइट करते हैं। तो यहाँ पर 4 राइट कर दिया। अब यहाँ पर सेकंड नंबर आ गया। देखो पहले ये वाली स्टेटमेंट चली इंटर योर फर्स्ट नंबर, फिर ये वाली जब मैंने इंटर कर दिया नंबर, फिर इसने देखा भाई इसने नंबर इंटर कर दिया, फिर इसने सेकंड वाली स्टेटमेंट चला दी, मतलब इंटर सेकंड नंबर। तो जब जैसे ही मैं ये वाला नंबर एंटर करूंगा ना तो ये नीचे वाली इफ वाली स्टेटमेंट चलाएगा। अब यहाँ पर नीचे इसने कोई भी आंसर नहीं दिया क्योंकि 4 जो होता है ना वो 2 का स्क्वायर होता है, ना कि 2 4 का स्क्वायर होता है। तो एक बार दोबारा से इसको रन करते हैं। तो फर्स्ट नंबर में 2 एंटर करते हैं और सेकंड नंबर में 4 एंटर करते हैं। अब यहाँ पर देखो यस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो आप देखो यहाँ पर ये ना सारी की सारी स्टेटमेंट एक सीक्वेंस के अंदर ही एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब फर्स्ट वाली फर्स्ट टाइम राइट करता है, सेकंड वाली सेकंड पर और थर्ड वाली थर्ड में। अच्छा, तो अब वापस चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंटर फर्स्ट नंबर तो राइट कर दिया। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने ये ना इंट वाली डाटा टाइप क्रिएट की थी ना, मतलब इंट वाली डाटा टाइप क्रिएट करके 2 वेरिएबल क्रिएट किए थे। तो इस वजह से यहाँ पर मैंने %d राइट किया क्योंकि मैंने यहाँ पर इंट वाली डाटा टाइप राइट की हुई है। फिर यहाँ पर मैंने ये कोमा लगाया और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगा के ना num1 के अंदर वो वैल्यू डाल दी, मतलब जो भी यूजर ने वैल्यू इंटर किया ना, जैसे यहाँ पर 2 इंटर किया है वो चली गई num1 वाले वेरिएबल के अंदर। ब्रैकेट लगा के इसको क्लोज किया, सेमीकोलन लगाया। फिर दूसरी मैंने स्टेटमेंट राइट की printf इंटर सेकंड नंबर। अब ये सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट चली ना तो यूजर ने इंटर कर दिया 4। तो इसके साथ भी यहाँ पर मैंने %d ही यूज किया क्योंकि इन दोनों की सेम ही डाटा टाइप है, मतलब इसकी भी इंट है इसकी भी इंट ही है, मतलब इस नंबर 1 की भी इंट है नंबर 2 की भी इंट है। अगर नंबर 2 की इंट ना होती तब हमें इसको नेक्स्ट लाइन के ऊपर लिखना पड़ता। जैसे मैं इंटर करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर मुझे राइट करना पड़ता, मान लो इसकी डाटा टाइप होती फ्लोट, तो मुझे यहाँ पर फ्लोट राइट करना पड़ता। और फिर यहाँ पर जो मैंने %d राइट किया हुआ ना इसकी जगह पे मुझे %f राइट करना पड़ता क्योंकि हमने यहाँ पर ये फ्लोट वाली डाटा टाइप क्रिएट की हुई है ना। सही है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो वापस से इसको %d कर देते हैं और इसको फर्स्ट वाली लाइन के ऊपर भेज देते हैं। यहाँ से कोमा लगाते हैं और इसको वापस से चेंज कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ से अब थोड़ी बहुत मैथ स्टार्ट होगी। यहाँ पर मैंने इफ वाली कंडीशन लगाई और यहाँ पर मैंने राइट किया num2 इज इक्वल टू num1 मल्टीप्लाई बाय num1। अब ये क्या है, ये आपको समझ तो नहीं आया होगा, इतना तो मुझे पता है। अच्छा, पहले ये देख लो, ये जो सी लैंग्वेज के अंदर हम लोग इज इक्वल टू राइट करना हो ना अगर हमें, तो हम सिंगल कभी भी नहीं राइट करते। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे हम नॉर्मली राइट करते हैं कि सिंगल वाला इज इक्वल टू, ऐसा हम नहीं राइट कर सकते। हम लोगों को ना डबल इज इक्वल टू राइट करना पड़ता है इस तरह से। मतलब ऐसे समझ लो कि सी लैंग्वेज के अंदर जब तक आप 2 इज इक्वल टू 7 राइट नहीं करोगे ना तो वो एक इज इक्वल टू काउंट ही नहीं होगा। ये 2 इज इक्वल टू मिलकर एक इज इक्वल टू बनते हैं। अब यहाँ पर आप ये सोचोगे कि यहाँ पर ये मैंने num1 मल्टीप्लाई बाय num1 क्यों किया। अगर आप यहाँ पर प्रोग्राम को देखो ना, हमें करना क्या था, अगर आपको ये पता लग जाए तब आपको ये भी समझ आ जाएगा। हमें ये फाइंड करना है कि जो सेकंड नंबर है ना
वो फर्स्ट वाले नंबर का स्क्वायर है या नहीं। अब स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर बहुत सिंपल है, अगर हम किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब खुद ही से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो उसका स्क्वायर होता है। जैसे मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो इसका आंसर 4 आता है ना, तो ये इसका स्क्वायर होता है। जैसे 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 9 आता है। इसी तरह से 4 को 4 से मल्टीप्लाई करो आंसर 16 आता है। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो आंसर 25 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो 4 है ये 2 का स्क्वायर है, ये जो 9 है ये 3 का स्क्वायर है। तो इस वजह से यहाँ पे जो यूजर ने फर्स्ट नंबर इंटर किया, मैंने उसी को ना उसी से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब जैसे यहाँ पर यूजर ने इंटर किया 2, जो ये नंबर 2 यूजर ने इंटर किया वो यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा के ना नंबर 1 के अंदर स्टोर करवा दिया। अब नंबर 1 के अंदर ना 2 वैल्यू स्टोर है, तो मैंने 2 वैल्यू को 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो स्टार वाला सिंबल है ना, इसको मल्टीप्लाई वाला सिंबल बोलते हैं। मतलब बोलते तो इसको एस्टेरिक है, बट ये मल्टीप्लाई करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 होता है ना। तो यहाँ पर इस साइड पर ना टोटल 4 नंबर बन गया, मतलब 2 ये वाला इस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जब 4 बन जाएगा ना, तो यहाँ पर 4 हो गया। अब यहाँ पर इज इक्वल टू के ना इस साइड पे देखो, यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है नंबर 2 इज इक्वल टू नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 1। मतलब यहाँ पर मैंने कंडीशन लगाई हुई है कि अगर नंबर 2 इक्वल है नंबर 1 मल्टीप्लाई बाय नंबर 1 के, तो इस नीचे ना ये वाली स्टेटमेंट को चला दो। अब अगर ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट चल जाएगी। तो चेक करते हैं कि ये कंडीशन ट्रू होती है या नहीं। देखो, जब इंटर फर्स्ट नंबर वाली स्टेटमेंट चली थी तब यूजर ने इंटर किया 2। जब इंटर सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट चली तो यूजर ने इंटर कर दिया 4। और वो 4 जो नंबर था ना, ये दूसरे वाले स्कैनएफ में देखो, वो मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा के ना नंबर 2 वाले वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दिया, और वही वाला वेरिएबल मैंने यहाँ पर यूज कर दिया। तो अब इस स्टेटमेंट को देखो, मतलब कंडीशन को, कि अगर 4 इक्वल है 4 के, मतलब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4 ही होता है ना। मतलब अगर 4 4 के इक्वल है तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट चला दो, तो ऑब्वियसली 4 4 के इक्वल ही होता है ना। तो इस वजह से यहाँ पर ये नीचे ये वाली स्टेटमेंट चल गई। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होगे मे बी, कि मैंने यहाँ पर प्रिंट एफ वाली जो स्टेटमेंट है ना, इसके अंदर मैंने नीचे अगर आप आउटपुट में देखो तो यहाँ पर ये आउटपुट आ रहा है यस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, लेकिन यहाँ पर मैंने राइट किया हुआ है यस परसेंटेज डी इज द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी स्लैश एन। मतलब यहाँ पर मैंने प्रिंट एफ वाली कुछ और स्टेटमेंट लिखी हुई है और आउटपुट में कुछ और आ रही है। ये मैं बताता हूँ क्यों आ रही है। देखो, मैं ना आउटपुट के अंदर इस तरह का मैसेज देना चाहता था। मतलब यहाँ पर मैं ऐसे चाहता था कि जो नंबर यूजर इंटर करे ना, वही उसको आउटपुट में भी शो हो। जैसे यहाँ पर यूजर ने इंटर किया था 4 और 2, तो यहाँ पर ये शो हो रहा है कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, मतलब ये आउटपुट में शो हो रहा है। अगर मैं चाहता तो मैं सिंपली ना मैं ये भी राइट कर सकता था कि यस, मतलब प्रोग्राम तो हमारा यही है ना कि भाई ये स्क्वायर होता है या नहीं। मतलब कि अगर मैं यहाँ पर ये राइट कर दूं ना यस, और यहाँ पर प्रोग्राम को मैं सेव कर दूं, तब भी हमारा कुछ एरर वगैरह कुछ नहीं आएगा, बस आउटपुट में थोड़ी बहुत चेंजिंग आएगी। यहाँ पर मैं इंटर कर देता हूँ फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पर इंटर करते हैं, और यहाँ पर सेकंड नंबर में 4 इंटर करते हैं, और अब देखना आउटपुट इसका यस आएगा। ये देखो, इसका आउटपुट यस आ रहा है, बट मैं ये नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि ये आए कि 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो इस वजह से मैंने वो वाली स्टेटमेंट राइट किया। मैं बताता हूँ कि वो स्टेटमेंट क्या आती है। अभी मैं इसको वापस से पेस्ट करता हूँ जो मैंने कट किया था। इन दोनों को क्लोज करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, और अब मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या था। 2 4 और यहाँ पर ये देखो यस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। तो यहाँ पर देखो मैंने ना ये दोनों वेरिएबल ले लिया। मतलब जो मैंने यूजर से वेरिएबल लिए थे ना, जिनके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करवाई थी, नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों को ही ले लिया मैंने। आप यहाँ पर लास्ट में देख सकते हो मैंने राइट किया हुआ है num2 num1। देखो, अब मैंने ना इस num2 और num1 वाले वेरिएबल को ना रिकॉल किया, और जब हम किसी वेरिएबल को रिकॉल करते हैं तब हम उस वेरिएबल के ना फॉर्मेट स्पेसिफायर को यूज करते हैं। जैसे हमने सेम यहाँ पर स्कैनएफ वाले टाइम किया था। मतलब हमने यहाँ पर परसेंटेज डी लगाया और फिर हमने आगे num2 राइट कर दिया था। सेम इसी तरह हमने यहाँ पर ये परसेंटेज डी लगाया और फिर आगे हमने num2 राइट कर दिया। अब यहाँ पर हमने परसेंटेज डी इस वजह से लगाया क्योंकि ये दोनों के दोनों ना वेरिएबल इंट डाटा टाइप के थे, और इंट डाटा टाइप के लिए हम लोग परसेंटेज डी लगाते हैं। ये फर्स्ट वाला परसेंटेज डी इस वाले num2 के लिए है, और ये जो सेकंड वाला परसेंटेज डी है ये num1 के लिए है। और ये जो स्लैश एन है, ये इसको एस्केप सीक्वेंस बोलते हैं, इसको कभी आगे पढ़ेंगे। ये बेसिकली न्यू लाइन के ऊपर जाने के लिए यूज होता है। मतलब हमें अगर अगली लाइन के ऊपर जाना हो ना, तो ये स्लैश एन हम यूज करते हैं, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे। अब इस स्टेटमेंट को देखो, यस num2, मतलब num2 में क्या था, 4 था ना, इज द स्क्वायर ऑफ परसेंटेज डी num1।
मतलब num1 में क्या था 2, तो इस वजह से यहाँ पर ये आंसर आया कि यस 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2। अब हर टाइम यही आंसर नहीं आएगा, मतलब अगर यूजर वैल्यू को चेंज कर दे, मान लो यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ 3 और सेकंड नंबर में मैं राइट कर देता हूँ 9, तो यहाँ पर अब देखो यस 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। मतलब इस वजह से मैंने ये यूज किया परसेंटेज डी num2 num1, ताकि यहाँ पर जो भी यूजर वैल्यू दे उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिजल्ट में भी चेंज हो वैल्यू। वरना अगर मैं चाहता तो यहाँ पर सिंपल यस भी राइट कर सकता था। ठीक है, आप यहाँ पर जितने वेरिएबल राइट करोगे उस हिसाब से आप लोग यहाँ पर फॉर्मेट स्पेसिफायर भी यूज करोगे। और हाँ, इस वाली जो printf वाली स्टेटमेंट होती है ना, मतलब जिसके अंदर हम लोग वेरिएबल को भी राइट करते हैं और स्टेटमेंट को भी राइट करते हैं, उसके अंदर हम लोग ये जो डबल कोट्स होते हैं वो सिर्फ फॉर्मेट स्पेसिफायर तक राइट करते हैं, मतलब वेरिएबल के ऊपर नहीं लगाते वो डबल कोट्स। जैसे आप यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर मैंने वेरिएबल के ऊपर डबल कोट्स नहीं राइट किए हुए। आप ये देख लो कि यहाँ पर पूरे प्रोग्राम के अंदर ना कहीं भी वेरिएबल के ऊपर कहीं पर भी डबल कोट्स नहीं है। यहाँ पर भी वेरिएबल है वो बगैर कोट्स के है, और फिर वही रिटर्न 0 राइट करके प्रोग्राम को हमने क्लोज कर दिया। अब चलते हैं हम लोग तीसरे प्रोग्राम की तरफ। ओके, हमारा थर्ड वाला प्रोग्राम है राइट अ इफ प्रोग्राम दैट गेट 3 नंबर एंड डिस्प्ले विच इज मैक्सिमम। मतलब हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो यूजर से 3 नंबर ले और ये बताए कि कौन सा उनमें से सबसे ज्यादा है। अब एक चीज देखो, इसमें भी वही है कि यूजर से नंबर ले, मतलब हमें स्कैनफ वाला फंक्शन तो यूज करना ही करना पड़ेगा। साथ के साथ अगर हमें 3 नंबर लेने हैं तो ये भी देख लो कि हमें 3 ही वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। पिछले वाले प्रोग्राम के अंदर हमें 2 नंबर लेने थे यूजर से, इस वजह से हमने 2 वेरिएबल क्रिएट किए। उससे पहले वाले में आई गेस हमें एक ही लेना था, एक हमें नंबर लेना था यूजर से, इस वजह से हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया था। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग। पहले तो वही सेम वही हेडर फाइल हमने डाली हैश इंक्लूड stdio.h, फिर इंट मेन और कर्ली ब्रेसेस से देखते हैं। यहाँ पर ये मैंने तीनों के तीनों ना मतलब इंट डाटा टाइप के ना 3 वेरिएबल क्रिएट किए। मतलब इसके अंदर यूजर बगैर पॉइंट वाले नंबर को स्टोर करवाएगा, और तीनों वेरिएबल्स के नेम को मैंने ए बी सी राइट कर दिया। मतलब फर्स्ट वाले का नाम ए, सेकंड वाले का बी, फिर सी। फिर यहाँ पर मैंने printf वाली स्टेटमेंट राइट की और यहाँ पर मैंने राइट किया इंटर 3 नंबर्स। अच्छा, अगर आप चाहो ना तो आप अलग अलग नंबर भी ले सकते हो, मतलब इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, इंटर थर्ड नंबर। जैसे हमने यहाँ पर लिया था कि इंटर फर्स्ट नंबर, फिर हमने स्कैनफ वाला फंक्शन लगाया, फिर मैंने राइट किया था यहाँ पर कि इंटर सेकंड नंबर, फिर स्कैनफ वाला फंक्शन लगाया। बट इसमें मैंने ऐसा नहीं किया, इसमें ना मैंने तीनों के तीनों नंबर्स एक ही बार में ले लिए। अब ये आपके लिए टास्क है कि आपको ना ऐसे अलग अलग ना तीनों नंबर लेने हैं और प्रोग्राम को एकदम सही तरीके से राइट करना है, और ना उसका स्क्रीनशॉट लेके ना मुझे अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पर मेंशन कर देना और डन राइट कर देना। अगर आप करना चाहो तो आप कर सकते हो, इंस्टाग्राम का लिंक आपको मेरे बायो में मिल जाएगा, मैं स्क्रीन के ऊपर भी लगा दूंगा। छोटा सा टेस्ट है आपके लिए, करके देखना। सही है, पहले मैं आपको ये प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। एक बार पहले इस वाले टर्मिनल को क्लियर करते हैं, दोबारा रन कोड के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं कुछ भी नंबर इंटर कर देता हूँ। जैसे मान लो पहले हम राइट कर देते हैं 2, 33 और 6। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखो ये खुद ही आ गया कि 33 इज द मैक्सिमम। यहाँ पर मैंने एक ही लाइन में ना ये राइट किया ना तीनों के तीनों नंबर, तो यहाँ पर मैंने ये तीनों नंबर एंटर किए और इसने मुझे बता दिया कि 33 इज द मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें ना इन वेरिएबल को यूज करना होता है, जैसे मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि num1 को num2 का जब भी हमें यूज करना होगा तो हम उस हिसाब से उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। तो क्योंकि ये एक इंट डाटा टाइप के हम वेरिएबल हमने क्रिएट किए हुए हैं, इस वजह से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज डी यूज करेंगे स्कैनफ वाले फंक्शन के अंदर। अब ये 3 वेरिएबल है ना, तो इन तीनों के लिए अलग अलग से हमें परसेंटेज डी राइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज डी राइट किया फर्स्ट वाले ए के लिए, फिर मैंने परसेंटेज डी राइट किया बी के लिए, फिर मैंने परसेंटेज डी राइट किया सी के लिए। और जैसा कि मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था कि हम वेरिएबल के ऊपर डबल कोट्स राइट नहीं करते, तो इस वजह से मैंने इन तीनों के ऊपर ना मतलब इन तीनों को इकट्ठा करके ना यहाँ पर इनके ऊपर डबल कोट्स दे दिए। यार मैंने तो इकट्ठा नहीं किया बल्कि तीनों को मैंने एक साथ राइट किया हुआ है, इस वजह से इकट्ठे लग रहे हैं। और फिर मैंने कोमा लगाया और यहाँ पर मैंने एड्रेस ऑपरेटर लगा के ए राइट कर दिया, फिर मैंने कोमा लगाया स्पेस की एड्रेस ऑपरेटर लगा के बी राइट कर दिया, फिर कोमा लगाया स्पेस की और एड्रेस ऑपरेटर लगाकर सी इंटर कर दिया, ताकि जो 3 नंबर यूजर इंटर करेगा ना वो ए बी और सी के अंदर चले जाएं। अब असल खेल स्टार्ट होता है यहाँ पर नीचे इफ वाली स्टेटमेंट में। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने 3 इफ वाली स्टेटमेंट क्रिएट की है।
अब यहाँ पर थोड़ी बहुत मैथ भी लगेगी और थोड़ी बहुत यहाँ पर कॉमन सेंस भी लगेगी। अब देखो यहाँ पर इफ वाली कंडीशन लगी हुई है, पहले मैंने इफ राइट किया, फिर स्पेस दी, फिर ब्रैकेट लगाई और यहाँ पर राइट किया ए स्पेस ग्रेटर देन बी। फिर यहाँ पर ये जो डबल एंड का साइन है ना, अगर सिंगल एंड का साइन हो ना इसको बोलते हैं एड्रेस ऑपरेटर, अगर डबल एंड का साइन हो तो इसका मतलब है कि ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब इसको एंड ऑपरेटर बोलते हैं। ये एंड ऑपरेटर तब चलता है जब इसके लेफ्ट और राइट वाली दोनों कंडीशन सही हो जाए, मतलब अगर इनमें से कोई एक कंडीशन गलत हो गई दूसरी सही हो गई तब ये नहीं चलेगा। अब इसके लेफ्ट में कंडीशन ये है कि अगर ए बी से बड़ा है और इसके राइट में ये कंडीशन है कि अगर ए सी से बड़ा है। तो मैंने नीचे यहाँ पर प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट चलाई है कि मतलब परसेंटेज डी इज मैक्सिमम, और यहाँ पर ए राइट किया मतलब कि ए मैक्सिमम नंबर है, मतलब अगर ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है तो ए इज मैक्सिमम नंबर, ये वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दो। अब जाहिर सी बात है अगर ए बी से भी बड़ा होगा और ए सी से भी बड़ा होगा तो ए ही इन तीनों में से सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना, तो इस वजह से यहाँ पर ये मैंने एंड ऑपरेटर लगाया, मतलब ये डबल एंड के साइन को मैंने यूज किया है। अब ये देखो ए में यूजर ने क्या इंटर किया, यहाँ पर 2 राइट किया ना, एक बार मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा देता हूँ। मान लो यहाँ पर इंट यूजर ने इंटर किया पहले 2, फिर यहाँ पर उसने इंटर किया 33 और फिर इंटर किया 6, यही 3 नंबर इंटर किए थे ना, ऐसे आप लिख नहीं सकते, देख भी सकते हो रेड रेड लाइन आ रही है, यही 3 नंबर इंटर किए थे ना, ए के अंदर 2, बी के अंदर 33 और सी के अंदर 6। तो यहाँ पर ये चेक करेगा कि क्या दो 33 से ग्रेटर है। यहाँ पर तो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट ही हमारी गलत, मतलब फर्स्ट वाली कंडीशन ही हमारी गलत होगी, 33 से ग्रेटर नहीं होता, स्मॉल होता है। बट फिर भी हम आगे चेक कर लेते हैं, क्या 6 से बड़ा है, बिल्कुल नहीं भाई, ये वाली स्टेटमेंट तो पूरी की पूरी गलत हो गई। तो इस वजह से ये पहले वाले पार्ट को स्किप कर देगा, मतलब ये जो फर्स्ट वाली इफ वाली कंडीशन है इसको बिल्कुल चलाएगा ही नहीं। फिर ये दूसरी कंडीशन चेक करेगा, यहाँ पर मैंने राइट किया है इफ बी ग्रेटर देन ए एंड बी ग्रेटर देन सी, मतलब अगर बी ए से बड़ा है और बी सी से बड़ा है तो ये नीचे वाली स्टेटमेंट को चला दो कि बी इज द मैक्सिमम नंबर। अब ये चेक करेगा क्या 33 2 से ग्रेटर है, बिल्कुल 33 2 से ग्रेटर होता है। और फिर ये चेक करेगा क्या 33 6 से भी ग्रेटर है, बिल्कुल यार 33 6 से भी ग्रेटर होता है। तो इस वजह से ना ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। बट फिर भी हम लोग आखिरी वाली स्टेटमेंट को भी देख लेते हैं। तो लास्ट वाली हमारी कंडीशन है कि इफ सी ग्रेटर देन ए एंड C ग्रेटर देन B, तो प्रिंट एफ C इज द मैक्सिमम नंबर। तो अब यहाँ पर ये चेक करेगा क्या C A से ग्रेटर है, मतलब क्या 6 2 से बड़ा है, बिल्कुल 6 2 से बड़ा होता है। लेकिन अभी तक हमारी एक कंडीशन ट्रू हुई है। एंड वाला ऑपरेटर तब तक नीचे वाली स्टेटमेंट को नहीं चलाता जब तक दोनों की दोनों कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। अब ये चेक करेगा क्या C B से ग्रेटर है, तो B के अंदर हमारा 33 पड़ा हुआ है और C के अंदर हमारा 6 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर C जो है ना वो B से ग्रेटर नहीं है बल्कि स्मॉल है, मतलब 33 से 6 छोटा होता है। इस वजह से वो इस वाली स्टेटमेंट को भी स्किप कर देगा, भले ही इसकी एक कंडीशन ट्रू हो गई थी। तो यहाँ पर इस वजह से हमारे यहाँ पर आउटपुट के अंदर ये आया कि 33 इज द मैक्सिमम। अगेन अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि ये मैंने कैसे लिखी है ये प्रिंट वाली स्टेटमेंट, देखो यहाँ पर मैं ए वाले वेरिएबल को लेके आया हूँ ना, तो इस वजह से यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में परसेंटेज डी लगाया। या फिर ऐसे समझ लो कि हम लोग प्रिंट एफ या फिर स्कैन एफ वाले जो भी फंक्शन होते हैं ना उसके अंदर वेरिएबल को कोमे के अंदर नहीं लिख सकते, इस वजह से हम लोग यहाँ पर परसेंटेज डी लगाते हैं। मतलब इस वेरिएबल की जगह पहले परसेंटेज डी लगाते हैं और फिर उस वेरिएबल को एंड में राइट कर देते हैं। ये सिर्फ समझने के लिए अपने माइंड में डाल लो। और यहाँ पर एंड में रिटर्न 0 लगाकर हमने अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया। अच्छा गाइज, अगर अभी तक वीडियो को देख रहे हो तो नीचे कॉमेंट करके बता दो। और यहाँ पर ना आपके लिए एक टास्क है, आप ना इस तरह से इस वाले प्रोग्राम को ना इस तरह से करके दिखाना, मतलब 3 नंबर लेना अलग अलग, मतलब पहले इंटर फर्स्ट नंबर, फिर इंटर सेकंड नंबर और इंटर थर्ड नंबर। तो मैं इंस्टाग्राम की आईडी आपको नीचे मेंशन कर दूंगा, नाम आ रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, तो आप जाकर स्टोरी लगाओ, जो कुछ भी करो, या फिर मुझे स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, मैं उसे अपनी स्टोरी के ऊपर भी लगा दूंगा। बाकी पहले हम बुक वाले प्रोग्राम करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग बुक से हटकर भी कुछ सी लैंग्वेज के प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। और हाँ, अपने किसी उस फ्रेंड को भी इस वीडियो का लिंक सेंड कर दो जिसको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मतलब सी लैंग्वेज तो बिल्कुल नहीं आती। और मुझे कमेंट करके भी नीचे बताओ कि आपको कितने % समझ आ गया, ताकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझा सकूं। फर्स्ट वाले प्रोग्राम को मैंने काफी डिटेल में बताया ताकि जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है उनको भी बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।